हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के आप लोग 5वें प्रैक्टिस सेट को यहां पे सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि 48 प्रश्न में से आप कितना सही किए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल आइकन आता है उसको ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और प्रैक्टिस सेट करने के बहुत सारे फायदे हैं। प्रैक्टिस सेट करने से जो पिछला प्रश्न होता है वो रिवीजन हो जाता है और प्रैक्टिस सेट करने से आपकी तैयारी कैसी है ये पता चलती है। तो प्रैक्टिस सेट देना आप लोग बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दो नंबर प्रश्न है। यहाँ पे सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका यहाँ पे बताना है कि परावर्तक सतह किसका बना होता है। ए ऑप्शन है उत्तल, बी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है यहाँ पे समतल दर्पण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्च लाइट होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है वो किसका बना होता है, तो वो अवतल दर्पण का बना होता है या परावलयिक दर्पण का बना होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। यहाँ पे बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ए ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन है यहाँ पे 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर इसको मीटर में बताया जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है वलयाकार लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्निया, बी ऑप्शन है परितारिका, सी ऑप्शन है पुतले, डी ऑप्शन है दृष्टिपटल। तो नेत्र के जिस भाग पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना बोला जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है। यहाँ पे बताना है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 मिलीमीटर, सी ऑप्शन है 25 मीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे अनंत। तो यहाँ पे बताना है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु, यहाँ पे दूर बिंदु पूछा है तो दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, यानी हम अनंत तक देख सकते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही पूछता सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु क्या है, तो निकटतम बिंदु यहाँ पे कितना हो जाता, 25 सेंटीमीटर हो जाता। या स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पूछता तो 25 सेंटीमीटर हो जाता। अगर ये प्रश्न पूछता कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी या दूर बिंदु कितना है, तो वो अनंत होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है ताप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए, निम्न में से
किसका अर्थ जल होता है, इसमें से बताना है कि किसका जल अर्थ होता है। ए ऑप्शन है पेट्रो, बी ऑप्शन है टर्बो, सी ऑप्शन है नाइट्रो, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रो। तो यहाँ से बताना है कि किसका अर्थ इसमें से जल होता है। तो जो हाइड्रो होता है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जल होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसका अर्थ जल होता है। तो जो हाइड्रो होता है इसका ही अर्थ क्या होता है, जल होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, इसमें से विद्युत धारा के एसआई मात्रक पहचानना है। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है कुलॉम्ब, सी ऑप्शन है वॉट, डी ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर। तो इसमें से विद्युत धारा का एसआई मात्रक पहचानना है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे भी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1 जूल प्रति सेकंड, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1 जूल प्रति कूलम्ब, सी ऑप्शन है जूल प्रति एम्पियर, डी ऑप्शन है यहाँ पे कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट किसे कहा जाता है, 1 जूल प्रति कूलम्ब को यहाँ पे क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर देखिए, घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है। यहाँ पे बताना है कि जो घरों में विद्युत दुर्घटना होता है वो किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है फ्यूज तार के कारण, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट के कारण, सी ऑप्शन है उच्च धारा प्रवाह के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो घरों में विद्युत दुर्घटना होता है वो किसके कारण से होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है। एक तार दूसरे तार के संपर्क में आ जाते हैं जिससे स्पार्क होता है और परिपथ पूरा जल जाता है, घर में भी आग लग जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। जो फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम होता है उसमें जो अंगूठा होता है वो किसकी दिशा को संकेत करता है। ए ऑप्शन है धारा की, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की, सी ऑप्शन है बल का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को बताता है, तो यहाँ पे बल की दिशा को बताता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कौन सा गैस है इसमें से जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है यहाँ पे NH3, सी ऑप्शन है यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है यहाँ पे N2 यानी नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिससे यहाँ पे गर्मी अत्यधिक बढ़ रही है, ठंडी अत्यधिक बढ़ रहा है, तो ये किसके कारण से होता है, तो ये किस गैस के कारण से होता है, तो ये होता है यहाँ पे CO2 गैस के कारण से होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो ये पृथ्वी होता है इसके बाहर चारों बगल क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिससे यहाँ पे अगर सनलाइट आ गया, पृथ्वी एक बार गर्म हो गया सनलाइट से तो वो बाहर निकलने नहीं देता है। ये जो CO2 गैस है वो बाहर निकलने नहीं देता है और जो बाहर की ठंडी हवा है वो अंदर आने नहीं देता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वही क्या है, उत्तरदायी है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है अवक्षेपण, बी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है ऊष्माशोषी, डी ऑप्शन है यहाँ पे संयोजन। तो यहाँ पे बताना है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोजन होता है, यानी हाइड्रोजन अलग होता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन अलग होता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, यहाँ पे त्याग होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। इसमें से पहचानना है कि कौन ऑक्सीकारक है। ए ऑप्शन है H2, बी ऑप्शन है CO, सी ऑप्शन है यहाँ पे H2S, डी ऑप्शन है यहाँ पे Cr।
तो यहाँ पे बताना है कि कौन ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। H2S है, ये क्या है, एक अकारक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ पे पहचानना है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। ए ऑप्शन है 7 के बराबर, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, उदासीन होता है। अगर 7 से अधिक हो तो वो क्या हो जाता है, क्षारीय होता है। और 7 से कम हो तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो 7 के बराबर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे उदासीन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है। यहाँ पे देखिए N2CO3, बी ऑप्शन है यहाँ पे NaHCO3, सी ऑप्शन है यहाँ पे Na2CO3, डी ऑप्शन है यहाँ पे NaCl। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे अणु सूत्र बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है, यहाँ पे Na2CO3, ये क्या होता है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का ये क्या होता है, सूत्र होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर, चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। यहाँ पे बताना है कि जो चूना पत्थर होता है, खरिया होता है और संगमरमर होता है, वो किसका विविध रूप है। ए ऑप्शन यहाँ पे NaHCO3 के, बी ऑप्शन यहाँ पे NaOH के, सी ऑप्शन है यहाँ पे CaOH के द होल ट्वाइस के, डी ऑप्शन है यहाँ पे CaCO3 के। तो जो चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर होता है वो CaCO3 के ये क्या होता है, विविध रूप होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है 20 नंबर प्रश्न, जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। जो जठर रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे देखिए जो जठर रस होता है वो अम्लीय होता है और वो काफी अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है लगभग में। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देखिए, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत अपघटन। तो लोहे को जब जिंक से लेपित किया जाता है, क्यों लेपित किया जाता है, जंग लगने से बचाने के लिए। तो उस जब लोहे पे हम जिंक का लेपित करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन आयनिक यौगिक है। ए ऑप्शन है HCN3, HCN, बी ऑप्शन है यहाँ पे CCl4, सी ऑप्शन है यहाँ पे KCl, डी ऑप्शन है यहाँ पे CO2। तो यहाँ पे बताना है कि कौन एक इसमें से आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे देखिए जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे KCl, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बॉक्साइड है वो किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे बेरियम। तो बॉक्साइड किस धातु का अयस्क होता है। तो जो एल्यूमिनियम होता है उसका अयस्क कौन होता है, बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड से ही हमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। इसमें से बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील है। ए ऑप्शन है Au, बी ऑप्शन है यहाँ पे Na यानी सोडियम, सी ऑप्शन है यहाँ पे Hg यानी पारा, डी ऑप्शन है यहाँ पे Cu यानी कॉपर। तो यहाँ पे बताना है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, इसमें से कौन सबसे क्रियाशील धातु है। तो जो सोडियम होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और सोडियम को ही यहाँ पे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। यहाँ पे जो CHO अभिक्रियाशील मूलक है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है एल्डिहाइड, बी ऑप्शन है एल्कोहल, सी ऑप्शन है कीटोन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो CHO
CHO होता है वो क्या होता है, एक एल्डिहाइड होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। यहाँ पे बताना है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है CH3OH, बी ऑप्शन है यहाँ पे C2H5OH, सी ऑप्शन है यहाँ पे C2H6OH, डी ऑप्शन है यहाँ पे C2H2OH। तो यहाँ पे देखिए इथाइल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5OH। ये क्या होता है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। यहाँ पे बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो क्षैतिज कतारें होती है, जो ऐसी कतारें होती हैं, वो कतारें की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 18, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 10। तो क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है, 7 है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ऊर्ध्वाधर कतार होता है, जो ऐसे होता है, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 18 है। तो ये आपको याद रखना है। जो क्षैतिज कतारें होती है उसे आवर्त बोला जाता है, जो ऊर्ध्वाधर कतारें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। इसमें से बताना है कि मानव में कौन एक डायलिसिस थैली है। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन होता है, तो नेफ्रॉन क्या होता है, ये मानव का डायलिसिस थैली होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। इसमें से बताना है कि कौन उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केचुआ, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है शेर, डी ऑप्शन है यहाँ पे बकरी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी जंतु है। तो जो केचुआ होता है वो क्या होता है यहाँ पे उभयलिंगी जंतु होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, कुटपाद किस में पाया जाता है। जो कुटपाद होता है वो किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे पैरामीशियम, बी ऑप्शन है यूग्लिना, सी ऑप्शन है अमीबा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कुटपाद होता है वो किस में पाया जाता है, तो कुटपाद हमेशा अमीबा में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे बताना है कि ऑक्सीजन एक क्या है। ए ऑप्शन है एक हार्मोन है, बी ऑप्शन है एक वसा है, सी ऑप्शन है एक एंजाइम है, डी ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट है। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है, आपको ये पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें से बताना है कि कौन मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है लीवर, जिसे हम यकृत भी बोलते हैं, बी ऑप्शन है यहाँ पे अग्नाशय, सी ऑप्शन है यहाँ पे अंडाशय, डी ऑप्शन है यहाँ पे एड्रिनल। तो यहाँ पे बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित जीवों में कौन अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लेमिनिसिया, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्लाज्मोडियम, सी ऑप्शन है यीस्ट, डी ऑप्शन है अमीबा। तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो ये यष्टि में होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो यहाँ पे देखिए, जो कीट के पंख होते हैं वो अलग होते हैं, और जो चमगादड़ के पंख होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही कार्य करते हैं। दोनों किस लिए पंख का उपयोग करते हैं, तो उड़ने के लिए ही प्रयोग करते हैं, यानी दोनों की जो बनावट है वो अलग अलग है, लेकिन वो कार्य क्या कर रहे हैं, एक जैसे कर रहे हैं उड़ने के लिए। तो वैसे अंग को क्या बोलते हैं हम लोग, समृद्धि अंग बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और समजात अंग किसे बोलते हैं, जो बनावट की दृष्टि से एक जैसे होते हैं, लेकिन कार्य उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमारा हमारा क्या हो गया, हाथ हो गया, और कुत्ता का क्या हो गया, अगला पांव हो गया। तो बिल्कुल बनावट उन लोगों का हमारे हाथ की तरह ही होता है, लेकिन वो चलने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ सामान उठाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वैसे अंग को समजात अंग बोला जाता है। और समृद्धि अंग किसे बोला जाता है, जो बनावट में अलग हो लेकिन कार्य एक जैसे करे, उसे हम लोग समृद्धि अंग बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे अधिक समानता है। ए ऑप्शन है चीन के विद्यार्थी से,
बी ऑप्शन है चिंपैंजी से, सी ऑप्शन है मकड़ी से, डी ऑप्शन है यहाँ पे जीवाणु से। तो विकासीय दृष्टिकोण से सबसे अधिक समानता हमारी किससे है, तो ये चिंपैंजी से हम लोग सबसे अधिक समानता है, यानी चिंपैंजी हमारी ही तरह दिखते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पे बताना है कि प्राकृतिक में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है यहाँ पे लकड़ी। तो प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो एकमात्र स्रोत सूर्य ही है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है उत्पाद, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है उपभोक्ता, डी ऑप्शन है यहाँ पे आहार श्रृंखला। तो जो हरे पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पाद कहलाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर, निम्नांकित में से कौन जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। इसमें से बताना है कि कौन है वो जैव अनिम्नकरणीय है, यानी वो कभी सड़ता गलता नहीं है। ए ऑप्शन है यहाँ पे डीडीटी, बी ऑप्शन है कागज, सी ऑप्शन है वाहित मल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो जो डीडीटी होता है वो जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है मृदा, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है जीवधारी। तो यहाँ पे देखिए वायु है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा यानी मिट्टी है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, जल है, ये भी क्या है प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। इसमें से बताना है कि यूरो जो 2 हुआ था उसका संबंध किससे है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वायु प्रदूषण से, बी ऑप्शन है जल प्रदूषण से, सी ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो यूरो 2 हुआ था वो किसके कारण किसके लिए हुआ था, तो वायु प्रदूषण से संबंधित है ये, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो यूरो 2 था उसका संबंध किससे था, तो वायु प्रदूषण से था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे जस्तीकरण, बी ऑप्शन है एनोडीकरण, सी ऑप्शन है यहाँ पे समृद्धीकरण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उसको एनोडीकरण बोला जाता है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। इसमें से पहचानना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन है यहाँ पे वाट, बी ऑप्शन है यहाँ पे वाट घंटा, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो यूनिट होता है, यानी यूनिट देख के ही सब होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए फिर से वही प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु। तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है, और निकटतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर निकटतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर, अगर दूर पूछे तो वो होता है अनंत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ए ऑप्शन है 1 आबंध, बी ऑप्शन है 2 आबंध, सी ऑप्शन है 3 आबंध, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 1 आबंध होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इसमें से बताना है कि कौन है जो एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ए ऑप्शन है घास, गेहूं, आम। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, घास को गेहूं नहीं खा सकता। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है घास को बकरी खाएगी, और बकरी को कौन खाता है, यहाँ पे मानव खाता है। तो ये एक आहार श्रृंखला लग रहा है। यहाँ पे देखिए बकरी गाय, तो बकरी को गाय नहीं खा सकती और गाय को हाथी नहीं खा सकती, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। घास मछली को नहीं खा सकती और मछली को बकरी नहीं खा सकती, ये भी नहीं होगा, यानी एक ही इसमें आहार श्रृंखला बन रहा है, जो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए घास को कौन खाती है, बकरी, और बकरी को कौन खाता है, मानव। तो यहाँ पे एक आहार श्रृंखला बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य
बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। यहाँ पे बताना है कि कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे अग्नाशय है, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है यहाँ पे अंडाशय, डी ऑप्शन है यहाँ पे वृषण। तो यहाँ पे देखिए जो अंडाशय होता है वो अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन है C2H6, सी ऑप्शन है यहाँ पे C2H4, डी ऑप्शन है यहाँ पे C3H8। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी कार्बनिक यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये C2H4 है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 48 नंबर, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चिम दृश्य यानी पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण का उपयोग करके हम पीछे की वस्तुओं के यानी पश्चिम दृश्य देखते हैं, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग करके हम पीछे से आने वाली सभी वस्तुएं या गाड़ियों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ये प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि जो मोटर गाड़ी होता है उसके साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण होता है वो किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना के दिखाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट में देना है और जो बच्चे कॉमेंट में जवाब देते हैं उसका रिप्लाई हम जरूर करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा। यहाँ पे बताना है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच होगा तो वो क्या होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको ए बी सी ऐसे करके ऑप्शन नहीं भेजना है, पूरा आपको लिख के यहाँ पे भेजना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास जरूर, अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हाई लिख के भेज सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम पढ़ाते हैं लाइव क्लास उसका लिंक इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और ये व्हाट्सएप ग्रुप केवल लड़कों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए अगर व्हाट्सएप पे आप लोग हाई लिख के भेज दीजिएगा तो हम एक लिंक भेजेंगे, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और जो भी पढ़ाई होता है उसका लिंक हम इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग उसे लाइव देख पाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय।